भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो आज है रविवार का दिन, यानी छुट्टी का दिन, संडे फंडे। प्लीज संडे फंडे मनाइए, लेकिन आपको यही कहूंगी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। देखिए वैसे भी बहुत भीषण गर्मी हो रही है प्रीति, ऐसे में थोड़ा सा आलस और भी आता है कि कौन करे एक्सरसाइज, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक्सरसाइज भी कीजिए, साथ ही साथ हमारे ये बुलेटिन भी देखते रहिए, क्योंकि इसमें तमाम वो खबरें होती है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। इस बुलेटिन में हम आपको हर एक खबर, यानी कि आपके राज्य, आपके शहर में क्या हो रहा है, इसी के साथ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस नहीं बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप अपडेट हो जाएंगे और आप दिन भर कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो कहीं पर गर्मी का कहर है, कहीं सैलाब का सितम है। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं असम से, और असम के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं, और साथ ही साथ मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश बंद न होने के आसार जताए हैं। बाढ़ की वजह से वहां देखिए जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किस तरीके से सड़कें समंदर में तब्दील की है, लोगों के घरों तक पानी घुस आया, फसलें बर्बाद हो चुकी है, और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जल तांडव की तस्वीर जो है वो नजर कर आ रही है। डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। देश के कुछ राज्यों में जहां तूफान विपर्याय संकट बना हुआ है, वहीं उत्तर पूर्वी हिस्से में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर पूर्व भारत का असम राज्य हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की चपेट में है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ जल तांडव नजर आ रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मॉनसून ने 10 जून को असम में दस्तक दी थी, तब से अब तक इतनी बारिश हुई है कि कई इलाके बुरी तरह से बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में असम का लखीमपुर है, जहां सिंगरा नदी का बांध टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर में 22 गाँव के 23,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बड़े पैमाने पर फसल भी बर्बाद हुई है। जिला प्रशासन प्रभावितों तक राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। तो बाढ़ के कैसे हालात हैं असम में, वो हमने आपको दिखाया। चलिए बात भीषण गर्मी की कर ले। देश के कई राज्यों में गर्मी जो है वो सितम ढा रही है। किस तरीके से पारा देखिए 45 डिग्री तक पहुंच गया है प्रीति, और जाहिर सी बात है ऐसे में तो ये लग रहा है कि आसमान से मारो अंगारे बरस रहे हो। लेकिन यूपी के बलिया में बात करें तो यहाँ पर गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। बिल्कुल, और देखिए सिर्फ 3 दिन में, महज 3 दिन में 400 से ज्यादा लोगों को अलग अलग वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा जब सामने आया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आसमान से बरसते अंगारे, भीषण गर्मी का सितम, लू से निकल रहा दम, आसमान से बरसती आग जानलेवा होती जा रही है। प्रचंड गर्मी और लू के चलते यूपी के बलिया में पिछले 3 दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बलिया के जिला अस्पताल के मुताबिक ज्यादातर मृतक 60 साल के ऊपर के थे। अभी तो तुरंत नहीं बताया जा सकता है। अभी तो कल हमारी लखनऊ से टीम आ रही है इसकी जांच करने की क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो पकड़ में ना आ रही हो। दूसरा, गर्मी में और जाड़े में जब ज़्यादा पड़ता है जाड़ा या गर्मी, तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस के मरीज हैं, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो थोड़ा तापमान बढ़ा है तो हो सकता है उसका असर हो। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 15 जून को 23 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 जून को 20 और 17 जून को 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई। यानी 3 दिनों में कुल 54 मरीजों की अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी है। बुखार भी है, वयोवृद्ध है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, सांस फूलने वाले हैं, ये सब है। बाहर की जो आजकल मौसम देख रहे होंगे, टेम्परेचर अब 45, 46, 42, तो इस तरह के टेम्परेचर में लू लगने की संभावना या इस तरह के मरीज आने, सांस फूलने, तो डॉक्टरों को इसको देखने
तो सभी डॉक्टर क्या पूरी सर्विस टीम जो है हमारी हेल्थ प्रोवाइडिंग टीम जो है अलर्ट मोड में रहती है। किसी प्रकार की दिक्कतें आती हो तो हम लोग उससे निपटते हैं। ये सारी मौत गर्मी की वजह से हो रही हैं या फिर कोई अन्य बीमारी की वजह से लोगों की जान जा रही है? बलिया जिला अस्पताल मामले की पड़ताल कर रहा है। तो बाढ़ और बारिश के कहर के बाद अब बात करते हैं रफ्तार की कहर की। दरअसल वाराणसी में एक नशे में धुत ड्राइवर ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे कुछ लोगों को रौंद डाला, जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने इस ड्राइवर को जमकर पीटा और कार को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या है और पुलिस मामले में जांच किस तरीके से आगे कर रही है, डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सड़क किनारे धू धू कर जल रही कार दरअसल लोगों के गुस्से का नतीजा है। वाराणसी के सारनाथ में हुए हादसे के चलते स्थानीय लोग भड़क गए और कार को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि कार चालक नशे में था, जिसके चलते कार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और सड़क किनारे सब्जी बेच रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लड़कियां गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। दोनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आक्रोशित भीड़ कार को आग के हवाले कर चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह गुस्साए लोगों को शांत करवाया और आरोपी कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बाइक चला रहा शख्स जो है अचानक से जमीन पर गिर गया और बेसुध हो गया। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस शख्स को हुआ क्या, ये तो किसी को समझ नहीं आया। क्या इस शख्स को हार्ट अटैक आया? अस्पताल जब ले जाया गया इस शख्स को तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, उस रिपोर्ट में देखिए आप। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक शख्स बाइक पर जा रहा है, लेकिन कुछ सेकंड में ही आगे जाकर वो बाइक समेत अचानक गिर पड़ता है। ना कोई टक्कर, ना कोई हादसा। आखिर ये शख्स कैसे गिरा? पूरा मामला पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आसपास की दुकानों से लोग बाहर आते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बाइक सवार गिरा कैसे। आनन फानन में लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उस शख्स को मृत घोषित कर देते हैं। स्थिति गंभीर थी। 108 से जिसे यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर डॉक्टरों ने बोला कि अब नहीं बचे हैं ये। घायल शख्स को अस्पताल ले जाने वालों के मुताबिक जाम के चलते एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में काफी वक्त लगा, जिसके चलते सही समय पर इलाज नहीं मिल सका। 108 से जब हम लेके निकले तो बैंक का बड़ौदा से लेके चंचल चौराहे तक ट्रैफिक इतना था कि 108 को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक इस शख्स की तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो अस्पताल जा रहा था। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर बोल के निकले थे कि मैं अस्पताल डॉक्टर को बताने जा रहा हूँ, और पास में कोई मेडिकल पे इन्होंने बताया तो घबराहट हो रही थी, बीपी बढ़ा हुआ था, तो मेडिकल वालों ने बोला कि आप जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाओ। और ये अस्पताल के लिए निकले थे और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के यहाँ इनको थोड़ी घबराहट हुई होगी, तो गाड़ी खड़ी करी और खड़ी करी वैसे ही ये। तो सुर्खियां तो इस वक्त आपने देख लिया। बात अमेरिका की करेंगे कि आखिर अमेरिका में कहां मचा है हाहाकार और चिल्ली में कट्टरपंथियों ने कहां पर बरपाया है कहर। इन खबरों के अलावा और दुनिया में क्या कुछ रही हलचल, सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की हलचल। स्पेन के स्पेस मिशन को बड़ा झटका लगा है। म्यूरा 1 SN1 रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान विफल हो गया। शनिवार की सुबह इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग थी, लेकिन शुरुआती घंटों में ये नाकाम हो गया। स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस ने दावा करते हुए कहा कि अगर ये माइक्रो लॉन्चर सफल होता है तो ये यूरोप का पहला प्राइवेट रियूजेबल रॉकेट होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अमेरिका के ओहायो से सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, इस बवंडर की चपेट में जो भी आया ये उसे अपने साथ लेकर उड़ गया। सड़क पर चल रही गाड़ियां रुक गई, स्ट्रीट लाइट उखड़ गई। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐसे और बवंडर का अनुमान जताया है।
ये तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आई हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात हो गए। फ्लोरिडा के पेंसाकोला बीच के पास एक वेकेशन होम पानी से लबालब हो गया, जिसमें कार पूरी तरह से डूब गई। बताया जा रहा है कि साल 2014 के बाद शहर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। गुरुवार शाम से ही 12 से 16 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। चिली के मापुचे इलाके में कट्टरपंथियों ने कहर बरपाया है। उपद्रवियों ने एक घर में आगजनी की, जिससे घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। कट्टरपंथियों ने यहां सिर्फ घर को ही आग के हवाले नहीं किया, बल्कि यहां रह रहे लोगों के खेतों में भी आग लगा दी। चिली के राष्ट्रपति का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। रॉयल परेड की तस्वीरें ब्रिटेन की राजधानी लंदन से आई हैं। महारानी कैमिला शाही बग्घी में सवार होकर यहां आई। क्वीन कैमिला समेत राजघराने के कई लोग शामिल हुए और इस परेड के साक्षी बने। इस मौके पर ब्रिटेन के आम लोग भी मौजूद रहे। तो विदेश की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। चलिए अब बात करेंगे बंगाल की, जहां बवाल मचा हुआ है। आए दिन बंगाल में सियासी हिंसा की वजह से किसी न किसी की मौत जो है हो रही। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ता के पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब सियासी बवाल भी वहां पर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले राज्य में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है। मालदा के सुजापुर से इन तस्वीरों को देखिए। हर तरफ मची अफरा तफरी के बीच महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, जबकि सड़क पर लोगों की भीड़ बेहद आक्रोशित नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती के बाद भी हालात सामान्य नहीं होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मालदा कलियाचक में शनिवार को एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्तफा शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कांग्रेस पर लगा है। टिकट ना पावाते तारा कांग्रेसे যোগদান করেছে। এখন कांग्रेसे গিয়ে गुंडाराज করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে আজকে খুন করেছে। पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अराजकता के बीच एक हफ्ते के अंदर सियासी हिंसा में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला है। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस और सरकार का संरक्षण, इन तीनों से हिंसा हो रही है। वे नहीं चाहते कि वहां पर जनता अपना जनमत दे। खुद राज्यपाल ने भी राज्य में हो रही हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, लोगों की बातें सुनी। हिंसा की घटना बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। एक राज्यपाल के तौर पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे और हम सबको संविधान की रक्षा करनी है। एक और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रही टीएमसी सरकार को राज्यपाल की बातें भी कांटे की तरह चुभ रही हैं। ऐसे में टीएमसी ने पलटवार करते हुए राज्यपाल पर बीजेपी की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देखिए, एक तरफ किस तरीके से बंगाल में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ अगर मणिपुर की बात करें तो वहां पर भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक बार जो हिंसा शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको देखते हुए इम्फाल की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल मणिपुर में सेना की तैनाती के बाद हिंसा जो है वो भड़की हुई है और अब जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। फिलहाल मणिपुर में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हाथों में मशाल थामे मणिपुर की महिलाएं ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये महिलाएं एकजुटता का संदेश देते हुए मणिपुर में सबसे बड़ा मार्च निकाल रही हैं। इन दिनों मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। जगह जगह उपद्रवियों का कब्जा है, जहां वे हिंसा की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन सब के बीच इम्फाल में अलग अलग इलाकों की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरकर मणिपुर जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मणिपुर में जो लास्ट 40 दिनों से जो घटनाएं हो रही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो ये महिलाएं जो है बाहर आ गए हैं घर के बाहर। और आप देख सकते हैं ये हाथ में मशाल लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही दृश्य है मणिपुर के ग्राउंड से हम ला रहे हैं आपको, कैसे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर में शांति समाधान को लेकर हर कोई परेशान है। इस बीच उपद्रवियों ने इम्फाल में कल बीजेपी नेता के घरों में आग लगाने की भी कोशिश की, जिस पर एक्शन लेते हुए मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच झड़प भी हुई।
इस मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। तमाम विपक्षी पार्टियां मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस समेत 10 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कई चर्चेज जलाए गए, लोगों को मारा गया है। आप कल ही यूनियन मिनिस्टर का मकान जलाया गया है और देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, तो इससे देश की हालत तो बिगड़ते जा रही है। मणिपुर पिछले 1.5 महीने से सुलग रहा है। हिंसक झड़पों में 100 से ज्यादा मौत हो चुकी है। हिंसा रोकने को लेकर केंद्र सरकार के पास कहने को इस वक्त कुछ नहीं है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगी हिंसा की आग जो है थमने का नाम नहीं ले रही है और विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार को घेर रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा भी किया था, बावजूद इसके देखिए हालात जो हैं वो जस के तस वहां पर बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज पंजाब और हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर भी बात करेंगे। प्रीति, वहां पर आज क्या कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल श्वेता, देखिए किस तरीके से गृह मंत्री का ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब के गुरदासपुर में जहां अमित शाह सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो 2024 चुनाव का चुनावी बिगुल फूंकते हुए भी वो नजर आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी के तमाम मंत्री इन दिनों जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इस कड़ी में आज बारी है गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज पंजाब और हरियाणा का दौरा कर 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह के पंजाब दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली गुरुदासपुर में होगी, जिसके बाद हरियाणा जाएंगे, जहां वे सिरसा में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि सिरसा रैली के जरिए अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इसके साथ ही 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह INLD और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर सकते हैं। अमित शाह की सिरसा में होने वाली रैली को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करते हुए 15 IPS अधिकारी समेत 30 से ज्यादा सीनियर अधिकारियों को शाह की सुरक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की रैली में कोई सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए पुलिस ने कई किसान नेताओं समेत 130 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले रखा है। गृह मंत्री शाह की तरह ही बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज बंगाल, सिक्किम और असम का दौरा करेंगे। बंगाल में जारी सियासी हिंसा के बीच नड्डा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खबर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां एक अवैध दरगाह को हटाने को लेकर काफी बवाल हुआ है। दरअसल जैसे ही नोटिस आया, कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। और अब इस पूरे बवाल में कूद पड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी और वो फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में 15-16 जून की रात काफी बवाल और हिंसा हुई। एक दरगाह को लेकर इस बवाल में पुलिस पर भी पथराव हुआ। कई पुलिस वाले घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस बवाल में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े हैं और आरोप लगाया है कि एक बार फिर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे, हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे चलाए जाएंगे। भारत में हिंदुत्व इत्तेहा पसंदी उरूज पर है। शरपसंद हिंदुत्ववादियों के शरपसंदी की कुछ चिंगारी पुलिस विभाग तक पहुंच चुकी है। जूनागढ़ में हुई हिंसा के बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी। पुलिस पर आरोप लगा कि उसने ऐसा किया। मामले की जांच हो रही है। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि अवैध रूप से जितने भी धार्मिक स्थल बने हैं उन सबको हटाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ है, जो कि माहौल बिगाड़ना चाहते थे। जूनागढ़ में हिंसा क्यों भड़की, ये भी आपको बताते हैं। प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपरकोट एक्सटेंशन में एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। जिस दरगाह को हटाए जाने का नोटिस दिया गया था वो मजेवाड़ी दरवाजे के ठीक सामने है। नोटिस का इलाके के लोग विरोध कर रहे थे। गुरुवार और शुक्रवार की रात यही गुस्सा बेकाबू हो गया। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। पुलिस ने हिंसा के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया। फिर से आपका स्वागत है। बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नेताजी हैं जो औरंगजेब की कब्र में गए और वहां पर फूल चढ़ाए। इनका नाम है प्रकाश अंबेडकर। और आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख भी हैं। प्रकाश अंबेडकर को लेकर अब बीजेपी भी निशाना साध रही है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी प्रकाश अंबेडकर के ऊपर निशाना साधा गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए जरा।
जिस मुगल बादशाह औरंगजेब को सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में जाना जाता था, उसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे इन नेताजी का नाम है प्रकाश अंबेडकर। ये महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख हैं। तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने तीखा हमला किया कि आखिर एक जुल्मी हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले को कैसे फूल चढ़ाने जा सकते हैं। अच्छा हुआ अब आपके जो साथी है उद्धव बाला साहब ठाकरे से लेके तो सबकी जवाबदेही इस बात पर बनेगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इसके पहले भी प्रकाश अंबेडकर जी एमआईएम के साथ गठबंधन में थे। एमआईएम एक औरंगजेब प्रेमी पार्टी है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी ऐसे ही करते रहे तो जो भी उनके साथ बचे कुचे समर्थक है वो भी उनसे हट जाएंगे। प्रकाश अंबेडकर के बारे में बताएं तो वो बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के सहयोगी भी हैं। प्रकाश का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक शहर है और औरंगजेब के इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। बहरहाल जिस तरह से राजनीति में औरंगजेब के नाम पर बवाल मचता रहता है, अब प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने से एक नया बवाल जन्म ले सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोल प्लाजा पर कार कैसे हुई हादसे का शिकार और हाईवे पर कार से आसमान में कैसे उड़ा शख्स, खबरें आपको दिखाएंगे। जी हाँ, आगे हम आपको दिखाएंगे तमाम वायरल वीडियोस, टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीर चिली के एक टोल प्लाजा की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेकाबू कार के बैरियर से जोरदार टक्कर हो जाती है। इसमें कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और इसमें आग लग जाती है। सोशल मीडिया पर जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखिए, हाईवे पर एक कार की दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ब्लैक कार में सवार ड्राइवर हवा में कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। ये वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन इस दौरान अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते हवाएं गंभीर तूफान का रूप ले लेती हैं, जिससे बचने के लिए लोग सीलिंग को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात इस शख्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। वीडियो में देखिए, हाफ पैंट और टी शर्ट पहना हुआ ये व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में इसका किसी बात पर मूड खराब हो जाता है और सड़क के किनारे एक डस्टबिन पर गुस्सा उतारने लगता है, लेकिन इसमें इसी को चोट लग जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप एक सेना के जवान को देख रहे हैं जो ड्रम बजाता नजर आ रहा है। इस जवान ने इतने बेहतरीन तरीके से ड्रम बजाया कि यूजर्स ने इस आर्मी मैन की तुलना बड़े म्यूजिशियन से कर दी। इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में युवक की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस पर राजनीति भी खूब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, 21 साल के मनोहर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। उसके बाद से ही इलाके में तनाव फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनोहर हत्याकांड के बाद से इलाके में तनाव है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है तो उनके घर में आग लगा दी गई है। चंबा के भांदल में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये उन्हें मंजूर नहीं, जांच एनआईए से कराई जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर मनोहर हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो इस घटना पर राजनीति कर रही है। जेलों की सलाखों के पीछे ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही है और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी शरीफ ने पहाड़ी पर कई बीघा जमीन पर कब्जा रखा था।
6 बीघा उसकी अपनी मिल्की थी और कम से कम 15-20 बीघा उसने जो है वो सरकारी भूमि पर जो है बाड़बंदी की है। अच्छा, जिसके जो सरकारी भूमि कब जाइए 15-20 बीघा। मनोहर हत्याकांड में अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है ताकि शांति बनी रहे। नाम बदलकर लड़की का पीछा करना, फिर उसके घर पर पहुंचकर उसे किडनैप करने की कोशिश करना। दरअसल ये मामला यूपी के जौलान से सामने आया है। आरोप ये है कि आर्यन खान ने अपना नाम बदलकर आर्यन शर्मा बताया और वो पहुंच गया लड़की के गांव उसे उठाने। क्या है पूरी कहानी, उस रिपोर्ट में देखिए आप। यूपी के जालौन से एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस शख्स का नाम आर्यन खान है, लेकिन पीड़ित लड़की का आरोप है कि वो उसे अपना नाम आर्यन शर्मा बताता था। जब वो ग्वालियर में पढ़ रही थी तो ये उसे काफी परेशान करता था, जिसके बाद लड़की अपने गांव वापस चली आई। लेकिन इसकी हिम्मत तो देखिए कि ये अपने एक दोस्त के साथ लड़की के गांव तक पहुंच गया और उसके अपहरण की कोशिश की। मैं ग्वालियर में पढ़ती थी, वहीं उसका घर था कोचिंग के पास। अच्छा, क्या नाम बताता था आपको? आर्यन शर्मा। अच्छा, आर्यन शर्मा बताता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आप ग्वालियर में पढ़ती थी, फिर उसके बाद आप घर कैसे आई? वो धमकी मतलब परेशान करता था बहुत। इंटर के पे एग्जाम भी नहीं दिए, घर वापस आने पड़ा, बहुत परेशान करता था वो। बताया जा रहा है कि जब ये अपने साथी के साथ लड़की के अपहरण की कोशिश कर रहा था तो लड़की के भाई ने देख लिया और इन लोगों को पकड़ लिया गया। पूछने पर ये अपना नाम आर्यन खान बताता है। नाम क्या भैया तुम्हारा? आर्यन। आर्यन 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 खान। एक नाबालिग लड़की है। ये लड़की ग्वालियर में रहती थी और ग्वालियर में रहने के दौरान ही कुछ प्रसंग हुआ। ये लड़के दोनों उस लड़की को से मिलने आए थे और इसी क्रम में परिजनों ने पकड़ लिया, सुपुर्द किया गया, उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने आरोपी आर्यन और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी अभी तक की हेडलाइंस और चलिए अब बात प्रयागराज की करते हैं, जहां प्रशासन लगातार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। जी हाँ, प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जो अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए इनमें सबसे ज्यादा अतीक के गुर्गों के थे। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर चल रहा है कानून का बुलडोजर। इनमें से ज्यादातर वो निर्माण है जो माफिया अतीक अहमद के गुर्गे करवा रहे थे। पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक सप्ताह के भीतर करीब 200 बीघे भूमि पर हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। दैनिक रूप से रूटीन वर्क के रूप में अवैध प्लॉटिंग है, अवैध निर्माण है, उसके डेमोलिशन कार्रवाई होती रहती है और ये प्राधिकरण की दैनिक प्रक्रिया है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राधिकरण के रूल्स बायलॉज का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। पीडीए ने अतीक अहमद के गुर्गों इमरान, कामरान, खालिद जफर की ओर से कराई जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। ये प्लॉटिंग प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के बख्शी, दामूपुर, देवघाट इलाके में चल रही थी। अतीक के गुर्गों को करीब 100 करोड़ की चोट पहुंची है। किसी समय माफिया अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। उसके गैंग के कई सदस्य मारे जा चुके हैं या फिर पुलिस की गिरफ्त में हैं या फरार चल रहे हैं। तो वहीं अतीक के साम्राज्य के अंश जहां जहां मौजूद हैं वहां कार्रवाई हो रही है। इस बीच उमेशपाल हत्याकांड में शनिवार को पुलिस की ओर से एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक और वकील खान सौलत हनीफ समेत 8 लोगों के नाम हैं। अखलाक और सौलत के अलावा कैस अहमद, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शाहरुख उर्फ शाहरुख भी शामिल हैं। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। वहीं माफियाओं पर योगी सरकार एक्शन में है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से लेकर मेरठ तक कार्रवाई की तैयारी है। तो देखिए, यूपी में तो भू माफियाओं के खिलाफ किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में मध्य प्रदेश में भी सरकार अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस बार टाइम्स नाउ भारत की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आई और भोपाल प्रशासन ने महज खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही अवैध जो मजार थी उसको समतल किया। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जगह जगह पर मजार नजर आ रही होगी। 1, 2 नहीं बल्कि इससे ज्यादा मजारें यहाँ पर बनी हुई हैं। मेरे बाईं तरफ आपने देखा, मेरे दाईं तरफ देखिए।
कल हमने आपको भोपाल से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर कालियासोत डैम की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। टाइम्स नाउ नवभारत पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने महज 24 घंटे के अंदर एक्शन लेते हुए 8 में से 4 अवैध मजारों को तोड़ दिया है। यहाँ पर मजार के आसपास जो पक्का कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया है, एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है। दूसरा, कल मैंने जो तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर हरे रंग की चादर पूरी बिछी हुई थी और ये पूरा जो एरिया है इसको डैमेज किया गया है, तोड़ा गया है। इसके अलावा मैं और तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए जमीन ये पूरी यहाँ पर तोड़ते हुए प्रशासन यहाँ से निकला। डैम के आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं की सक्रियता पिछले कई साल से बनी हुई थी। इस इलाके में पहले एक मजार हुआ करती थी, लेकिन देखते ही देखते भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए 8 मजारें बना दी। शिकायत ये की थी कि अवैध निर्माण होते जा रहा था। पहले एक मजार के बाद मजार करते करते 8 मजार हो गई थी टोटल इकट्ठी, और किसी का ध्यान नहीं आ रहा था। पुलिस प्रशासन का अपने ग्रीन बेल्ट में आ ही रहा है, अपना जल प्रदूषित होना, नीचे बिल्कुल गंदगी कर रखी है। भोपाल में बनी अवैध मजार की खबर पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। टीवी पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद बीजेपी ने जहां इसे लैंड जिहाद बताया था, वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने नवभारत से बात करते हुए जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की बात कही थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर किसी हिंदुस्तानी को कोई पाकिस्तानी, अफगानी या नाइजीरियन नागरिक कहकर संबोधित करे तो कैसा फील करेगा? जाहिर सी बात है प्रीति, बहुत गुस्सा आएगा, मुझे तो आएगा। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, और यही गुस्सा मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक इलाका है जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, उन्हें आता है। दरअसल यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से सालों से इन लोगों को बांग्लादेशी कहकर बुलाया जाता है। अब इसी से जुड़ा क्या है पूरा नया ताजा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महज 50 किलोमीटर का सफर और आप पहुंच जाएंगे बांग्लादेश। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ठाणे जिले के मीरा भयंदर में बने इस बस स्टॉप को देखिए। नगर निगम ने बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखा है। शुक्रवार को ही नगर निगम के कर्मचारियों ने यहां बांग्लादेश नाम का बोर्ड लगाया है, जिसके बाद से आने जाने वाले हर लोगों की जुबान पर बांग्लादेश का ही नाम है। बताया जा रहा है कि मीरा भयंदर के एक इलाके में पश्चिम बंगाल से आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ये लोग सालों पहले नौकरी और सस्ते आवास की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। वैसे तो इस इलाके को मूल रूप से इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बंगालियों की मौजूदगी के कारण नगर निगम के सो कॉल्ड तेज तर्रार अधिकारियों ने देश के अंदर ही बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। किसी पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई कल ओसा बिन लादेन नगर, कोई मोहम्मद कसाब नगर रख देगा तो चलेगा क्या? यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। प्रशासन को पत्रकार कर इसका नाम रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए था, क्योंकि आज यहाँ के बच्चों के जन्म के दाखिला में, रेशन कार्ड में, लाइट बिल में, फोटो पास में, सब जगह में नाम बांग्लादेश आया हुआ। स्थानीय लोग लंबे समय से इलाके का नाम बदलने की गुहार लगा रहे हैं। भारतीय होने के बाद भी यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी कहकर बुलाया जाता है, जिसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के आरके पुरम में फायरिंग की घटना सामने आई है। खबर यह है कि 2 महिलाओं को यहाँ पर गोली लगी है। आपको बता दें कि एक महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आरके पुरम की अंबेडकर बस्ती में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के बाद किस तरीके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 2 महिलाओं को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। एक महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती में ये फायरिंग हुई है। आखिर ये शख्स कौन थे जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, क्या पूरा मामला था, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन वाकई ये तस्वीर जिस तरीके से सामने आती है, एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली के आरके पुरम से आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग की खबर सामने आई है। 2 महिलाओं को यहाँ पर गोली लगी है। बिल्कुल, ये तो बात हुई बड़ी खबर की, लेकिन अब हम बात करेंगे योग की। आपको दिखाएंगे आज योगा में आपके लिए क्या कुछ खास है और कैसे योग कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम एक बार फिर से आपके सामने जुट चुकी है। कुछ नई बात आपको बताएंगी, कुछ नए टिप्स आपको देंगी और साथ ही नए आसन भी आपको सिखाएंगी। सोनम, तो आज के आसन है, आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर आपको एक्ने आने लगते हैं और उसके साथ ही साथ एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं स्किन पिगमेंटेशन, यानी स्किन पे काली छाइयाँ। तो बहुत सारी लेडीज इससे परेशान है, राइट। और जितना ज़्यादा आप धूप में जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही जाएगी। तो आज हम ऐसे कुछ अचूक योगासन सीखने वाले हैं जो आपके स्किन को हेल्दी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन, अपने योगा मैट पे इस तरीके से आ जाइए। अब आपको अपने दोनों हाथों को सामने रख देना है, दोनों घुटनों को सीधा कर दें।
सांस छोड़े, शरीर को पीछे लेकर जाएं, सांस छोड़े, सामने आए, बॉडी को आगे लेके जाएं ताकि आपका बॉडी एल्बो पे बैलेंस कर जाए। चिन को जमीन पे रख दें, हिप को थोड़ा ऊपर करें, राइट पैर को ऊपर करें, रिलैक्स करें, लेफ्ट पैर को ऊपर करें और रिलैक्स करें और धीरे धीरे वापस आ जाए और बालासन में बैठें और रिलैक्स करें। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन तो काफ़ी आसान है, इसको बोलते हैं योगी मुद्रा। तो आपको आराम से अपने योगा मैट पर बैठना है, या तो आप क्रॉस लेग करके बैठे, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो पद्मासन लगा लें इस तरह। पद्मासन लगाने से आपका स्पाइन लॉक और सीधा रहेगा। शोल्डर्स को पीछे लेकर जाएं, अपने हाथों को इंटरलॉक करें और इस तरह अपने हाथों को उठा लें। सांस छोड़ें, स्पाइन को लंबा करें और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लेकर जाएं। कंफर्टेबल हो चिन या फॉरहेड ज़मीन पर रखें, एल्बो को ऊपर खींचें, सांस लें, वापस आए, सांस छोड़ें। अब अपने बॉडी को राइट तरफ घुमाया, सांस छोड़ें और अपने बॉडी को नीचे लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपका शरीर आपके पैरों से टच हो जाए या फिर आपका सर ज़मीन से टच हो जाए, एल्बो ऊपर। सांस लें और धीरे धीरे वापस आ जाएं और ठीक इसी तरह सांस छोड़ें और लेफ्ट तरफ मुड़ें, एल्बो को ऊपर करें, सांस लें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अपने हाथों को अनलॉक करें, सामने की तरफ इंटरलॉक करें, अपना स्पाइन थोड़ा सा हंच कर लें, चिन को चेस्ट की तरफ लेकर जाएं और धीरे धीरे रिलैक्स करें। तो ये आपको आसन कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर कोई दाग ना रहे, पिगमेंटेशन ना रहे, तो इस आसन को हर दिन आप रिपीट ज़रूर करिएगा और हर दिन ये एपिसोड ज़रूर देखते रहिए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही।